हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फोर्स इज ए पुश और पुल विच इज अप्लाइड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी बॉडी पर लगाए जाते हैं तो दो तरह के फोर्सेज हो सकते हैं। एक होता है बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स वो होता है जिसमें वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो, मीन्स नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो हो जाए, बॉडी या तो रेस्ट में रहे या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, तो उस तब हम लोग कहते हैं कि उस बॉडी पर एक्ट करने वाला फोर्स बैलेंस्ड है। जैसे बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल, तो टेबल के ऊपर जब हम लोग बुक को रखते हैं तो मेनी फोर्सेज बुक के ऊपर काम करते रहते हैं, लेकिन बुक जो है वो रेस्ट पोजीशन में ही बनी रहती है, मूव नहीं करती। तो बुक पे काम करने वाले फोर्स जो हैं उनको बैलेंस फोर्स कहा जाएगा। दूसरा फोर्स है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या होते हैं? वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट जीरो। अगर ऐसा होता है तब हम लोग उसको कहेंगे अनबैलेंस फोर्स। जब बॉडी में अनबैलेंस फोर्स अपीयर होता है तो बॉडी या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं मूव करती है, उसका या तो एक्सेलरेशन होता है या डी एक्सेलरेशन होता है। मीन्स बॉडी या तो एक्सेलरेट करती है, उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ती है, या कंटिन्यूसली वेलोसिटी उसकी घटती जाती है। तब हम लोग कहते हैं बॉडी के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स काम कर रहा है। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। न्यूटन was the great scientist and he gave three laws of motion. So Newton's first law of motion is when initial velocity and final velocity of body are equal, then we say that force acting on the body is zero. If the initial velocity and final velocity both are zero, means object is at rest, then we say that force is zero. Means if a body is in state of uniform motion or in state of rest, then body continues in its state of rest or state of uniform motion until or unless external force is applied on it. तो बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट दोनों पोजीशन तब तक बनी रहेगी जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। अब इसका एग्जांपल है फॉलिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम ट्रीज ड्यूरिंग स्टॉर्म, मोशन ऑफ पैसेंजर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन बस स्टॉप सडनली ड्यू टू ब्रेक अप्लाइड ऑन इट। अब हम लोग मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। मोमेंटम को हम लोग लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, P इज इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी। तो SI यूनिट ऑफ मोमेंटम होगा, मास की SI यूनिट यहाँ रख देंगे हम लोग kg होती है, और वेलोसिटी की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को F इज इक्वल टू ma को कहते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट। F इज इक्वल टू ma को हम लोग मैथमेटिकली इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मास को यहाँ रख देंगे और एक्सेलरेशन हमारा b माइनस यू बाई टी होता है। तो F इज इक्वल टू m इंटू बी माइनस यू बाई टी भी होता है। ये भी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। और F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी भी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है कैचिंग ए क्रिकेट बॉल। टू कैच ए फास्ट बॉल प्लेयर पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड टू प्रिवेंट इंजरी इन हिज हैंड। अगला एग्जांपल है हाई जंप करते समय हम लोग सैंड वेट को यूज करते हैं वहाँ पे, या कुशन को यूज करते हैं जिससे कि हम लोगों को चोट न लगे। और यूज ऑफ सीट बेल्ट इन कार में इंजरी से बचने के लिए, एक्सीडेंट के समय इंजरी से बचने के लिए हम लोग जो है सीट बेल्ट लगाते हैं। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है। अब हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें F12 इज इक्वल टू माइनस F21। इसको हम लोग ऐसे भी स्टेटमेंट कर सकते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना फोर्स लगाता है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर उतना ही फोर्स लगाता है इन अपोजिट डायरेक्शन।
इसको हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। इसका एग्जांपल है फ्लाइट ऑफ प्लेन्स एंड रॉकेट, ये फॉरवर्ड फोर्स ऑन बुलेट एंड रिकॉइलिंग ऑफ गन, ये इसके एग्जांपल हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। अब हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम के इक्वल हो जाता है। तो हमने यहाँ पे दो बॉडीज ले लिया, देखिए एक बॉडी है उसका मास m1 है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, और दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है, और u1 u2 से बड़ा है। तो u1 u2 से बड़ा होगा तो ये जो बॉडी होगी ये आगे की ओर बढ़ेगी और इसको कोलाइड करेगी इस ऑब्जेक्ट को। जब कोलाइड करेगी तो कोलाइड करने के बाद दोनों कांटेक्ट पोजीशन में आएंगे। जैसे ही दोनों कांटेक्ट में आएंगे उसके बी के ऊपर ए फोर्स लगाएगा एफ ए बी इस डायरेक्शन में, और एट द सेम टाइम बी जो है ए के ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो हमने देखो F12 इज इक्वल टू माइनस F21 कर दिया। अब दोनों कोलाइड करने के बाद दोनों सेपरेट हो जाएंगे, m1 की वेलोसिटी v1 हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, और दूसरे ऑब्जेक्ट की m2 की वेलोसिटी v2 हो जाएगी। तब हम लोग इस पर F12 और F21 फोर्सेज को लिखते हैं। तो यहाँ F12 इज इक्वल टू माइनस F21 कर देंगे। अब F1 है m1 इंटू v1 माइनस u1 अपॉन t इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस u2 अपॉन t। अब t से t देखो कैंसिल हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू होगा माइनस m2 v2, अब ये माइनस इसके साथ जाके प्लस हो गया प्लस m2 u2 हो गया। अब हम लोगों ने u1 u2 को एक साइड कर लिया और v1 v2 वाले टर्म्स को एक साइड कर लिया। तो हम लोगों की इक्वेशन आ गई m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, ये मोमेंट कोलिजन के पहले का मोमेंटम है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू कोलिजन हो जाने के बाद m1 v1 प्लस m2 v2, ये हो जाता है। तो मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम लोग इनर्शिया और मास के बारे में पढ़ेंगे। क्या है इनर्शिया और मास? इंटर रिलेटेड है। अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। मीन्स अगर कोई ट्रेन है तो ट्रेन का मास ज़्यादा है उसकी इनर्शिया ज़्यादा है, और क्वाइन है तो उसका मास कम है उसकी इनर्शिया कम है। मास इज इंडिपेंडेंट ऑन मोशन इन क्लासिकल फिजिक्स, और इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी दैट रजिस्ट चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है या रेस्ट में चल रही है तो उसकी स्टेट को रजिस्ट करने के लिए हम इनर्शिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब हम लोग इसमें क्वेश्चन आता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, या इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ सेकेंड लॉ विद फर्स्ट लॉ। ऐसे भी कह सकते हैं हाउ वी कैन डिराइव फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लिया है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू m v माइनस u बाई टी। अब हम लोगों ने v की जगह u पुट कर दिया, v इज इक्वल टू u रख देंगे तो दोनों अगर इक्वल हो गए तो एक कैंसिल हो गए, जीरो हो जाएगा फोर्स। तो देखो पहला स्टेटमेंट आ गया v इज इक्वल टू u F इज इक्वल टू जीरो। और उसके बाद अगर हम इस बॉडी को रेस्ट में मान लेंगे v इज इक्वल टू जीरो u इज इक्वल टू जीरो, तब भी ये जीरो माइनस जीरो करके ये फोर्स जीरो हो जाएगा। तो thus Newton's first law of motion may be derived using second law of motion. तो thus first law is consequence of second law of motion. अब हम लोग इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। देखो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। तो कैलकुलेट द इनिशियल फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट and also find the magnitude of force exerted on the object। तो कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते समय हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो जो वैल्यूज गिवन होंगी उनको लिख लेंगे। इसमें गिवन है मास m इज इक्वल टू 100 kg और इनिशियल वेलोसिटी u दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी दी गई है 8 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू होगा मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी।
तो मास हमने ले लिया 100 kg और इनिशियल वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पुट किया, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 500 kg मीटर पर सेकेंड आएगा। अब फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट निकालेंगे, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। मास हो गया हमारा 100 kg और फाइनल वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 kg मीटर पर सेकेंड, ये फाइनल मोमेंटम आ गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सर्टेड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स इसका कैलकुलेट करते हैं। F इक्वल टू होता है एम वी माइनस यू अपॉन टी होता है। तो जो एम यहाँ पे दिया हुआ है, यू दिया है, वी दिया हुआ है और टाइम जो 6 सेकेंड गिवन है, 6 सेकेंड हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया और सॉल्व कर दिया इसको, तो 50 न्यूटन आ गया। तो देखो इसमें तीन चीज़ें निकाली थी, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो तीनों हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया इसको। अगली प्रॉब्लम जो है हमने लिया है ये पिस्टन, और जब उसमें से बुलेट फायर होती है तो इस केस को लिया है। तो बुलेट को हमने ऑब्जेक्ट 1 माना है और पिस्टल को ऑब्जेक्ट 2 माना है। तो हम लोग बुलेट का मास m1 लिखेंगे 20/20 ग्राम में है, इसको किलोग्राम में बदला 1000 से डिवाइड करके। और शुरू में जब बुलेट और पिस्टन दोनों रेस्ट पोजीशन में रहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 हो जाएगी। और पिस्टल के मास को, पिस्टल को हमने ऑब्जेक्ट 2 माना है, इसलिए पिस्टल का मास 2 kg होगा। बुलेट को हमने ऑब्जेक्ट 1 माना है, इसलिए इसको m1 कह दिया, इसका मास 20/1000 kg कर दिया। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है पिस्टल है, उसको हमने 2 kg उसका मास है। और दोनों इनिशियली रेस्ट में थे, इसलिए u1 = 0, u2 = 0। उसके बाद जब हम लोग उसको फायर कर देते हैं तो बुलेट जो है वो 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से निकल रही है पिस्टल से। जैसे ही बुलेट आगे की ओर निकलेगी, जो पिस्टल होगा वो पीछे की ओर मूव करेगी। तो ये हमारा सिस्टम बन गया। और इस सिस्टम में हम लोग जो है m1u1 प्लस m2u2 = m1b1 प्लस m2b2, और ये जो वैल्यूज हमने यहाँ रखी हैं इसमें रख दिया, रख के इसको सॉल्व कर देंगे तो 2b2 = -3 और b2 = -1.5 मीटर पर सेकेंड आया। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन इन विच पिस्टल वुड रिकॉइल इज अपोजिट टू दैट ऑफ बुलेट, मतलब बुलेट आगे की ओर मूव करेगी और पिस्टल हम लोगों की पीछे की ओर मूव करेगी। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करके हम लोग पिस्टल की वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको आज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताया। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।